बंद कर लो। हेलो। हेलो। चलो, नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। 5वां चैप्टर है चैलेंज एंड टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। इसको थोड़ा सा देखना क्या कि इससे चैप्टर में देखा पिछला जब क्वेश्चन बनाया होगा तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित था, लॉन्ग आंसर भी था और कुछ शॉर्ट भी था, जिसमें वो लीडर वगैरह का नाम आया था, कौन बने थे, कैसे बने थे, उससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो प्रयास करो कि थोड़ा सा एक बार देख लो बढ़िया से चैप्टर को। क्या है चैप्टर, गौर करते हैं थोड़ा सा। चैप्टर का नाम है चैलेंज एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। पहला जो इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो सरकार थी वह धीरे धीरे डैमेज होने लगी थी। कांग्रेस के सरकार का डैमेज होने का कारण माना जाता है, 2-3 अभी हम लोग कारण पढ़ेंगे जिसकी वजह से कांग्रेस डैमेज हुआ था। कांग्रेस के डैमेज होने का एक सबसे प्रमुख कारण होता है कि उनकी, आवाज बंद कर दो थोड़ा सा, एक लीडर होते हैं, नाम सुना होगा, जानता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व होता है वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस का लीडरशिप उनके बाद इंदिरा गांधी के पास आता है तो और ज्यादा कांग्रेस कमजोर हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे 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 कांग्रेस का डिक्लाइन होना वहीं से शुरू हो जाता है। पूर्णतः डिक्लाइन नहीं बोला जा सकता है, सेंटर में अभी भी वो 19 अप्रोक्स में, पता होगा कि 19 तक अप्रोक्स में, अगर बीच में 77 से लेकर के अगर 79 तक को हटा दो तो 1947 से आजाद होने के बाद जब 52 में चुनाव हुआ तब से लेकर के 90 तक बोल सकते हो, 95 तक भी बोल सकते हो, इवन कि तुम 2014 भी बोल सकते हो। बीच में सिर्फ 5 साल कार्यकाल हटा दो किनका, अटल बिहारी वाजपेयी का, और 1.5 साल सरकार हटा दो किसका, मोरारजी देसाई का। यानी कुल मिलाकर के 6.5 और आज 6 महीना और जोड़ लो, 7 साल। अगर 7 साल को हटा दो तो 1952 से लेकर के 2014 तक, उसमें 7 साल सिर्फ हटा दो, है ना, तो कहीं ना कहीं 60 साल से अधिक शासन जो है वो चलाया कौन, कांग्रेस, सेंटर में। डिक्लाइन इसलिए हम लोग बोल रहे, कहोगे 70 साल चला लिया फिर डिक्लाइन कैसे हो गया। डिक्लाइन हम वर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो राज्यों में पकड़ था, जो स्टेट में इसकी एक अपनी यूं समझ लो कि हर जगहों पे सरकार बनाने की एक क्षमता थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। और वही जो कमजोर हो गया उसी के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि कहां से ये डिक्लाइन हुआ, किस पॉलिसी की वजह से डिक्लाइन हुआ। इसलिए चैप्टर का नाम ही है चैलेंज। जो आया, डिक्लाइन किया, लेकिन डिक्लाइन करने के बाद फिर उसने पावर को क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया। क्योंकि याद करो कि इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार जाती है, फिर चुनाव जीत जाती है, फिर हार जाती है, फिर जीतती है, और जो जीतने का बहुमत होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी को थोड़ा समझना है। देखिए, चैप्टर को शुरुआत करोगे तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो जाता है मई 1964 में। ये पिछले चैप्टर में हम लोग करे थे, है ना। इनके मरने के बाद दूसरे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन, लाल बहादुर शास्त्री। इतना बार ये हो चुका है कि भूलना नहीं चाहिए। This has to the generated a lot of speculations about to the usual question about the successions. अब सवाल ये आता है, बहुत सारे अटकलें लगाई जा रहे हैं, जैसे
अभी तक जो एक पार्टी थी इंडिया, जो गठबंधन का नाम अभी सुन रहा होगा, इसमें बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे थे, है ना, लंबे समय से अटकलें चल रहा था। क्या अटकलें चल रहा था कि प्रधानमंत्री कौन, नहीं किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री, एक से एक दिग्गज उसमें बैठे हुए नेता है, तो फिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो कल फाइनल कर दिया INDI ने कि जो खड़गे साहब हैं, जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, है ना, उनको बनाया जाएगा। अगर वो पार्टी जीतती है तो देश के प्रधानमंत्री वो बनेंगे। अगर उसकी पार्टी जीतती है तो मतलब INDIA अलायंस है, पता होना चाहिए, इंडियन नेशन डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, ये बना हुआ गठबंधन है। और उसमें ये दे दिया कि अगर जीतती है इंडिया तो जो अपने तरफ से वो लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो किसको बनाएंगे, खड़गे साहब को, जो कि अभी क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष अभी हैं। तो उसी समय, सेम उस समय 1964 में अटकलें लगाई जा रही थी कि नेहरू जी के डेथ के बाद कौन कौन बनेंगे नेक्स्ट PM। तो ये सारे अटकले को समाप्त किया गया, और अटकले को समाप्त करके देश के एकदम सीधे साधे व्यक्ति, किनको, लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन एक और कारण आता है जो तुम्हारे लिए सवाल जरूरी है। क्या सवाल जरूरी है, जरा गौर कर लो। एक साल होता है जिसका नाम होता है 1960। दशक बोलो, दशक का मतलब 10 साल होता है, 1960 से लेकर के 1970। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक वर्ड इसमें जुड़ा होगा, एक वर्ड जुड़ा होगा, खतरनाक दशक, है ना। इसी को हम लोग एक डिकेड का नाम देते हैं डेंजरस डिकेड। कौन डिकेड, डेंजरस डिकेड, या इसी को क्या वो नाम दिया अभी, खतरनाक दशक। क्यों खतरनाक बोला गया, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से यह खतरनाक है। इस बीच में कई ऐसे घटनाएं घटी जो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या क्या घटना घटी थी, 1000 बार पढ़ चुके, एक बार फिर लास्ट टाइम रिवाइज कर लो, क्योंकि अब इसका रिवीजन तो होगा नहीं। पहला अभी जस्ट पढ़ा, नेहरू जी की डेथ। दूसरा 1962 में भारत चाइना वॉर। तीसरा 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का डेथ। यही नहीं, अभी और सुनो, नहीं हाँ, एक और 1963 में 64 में ऑल ओवर इंडिया में जबरदस्त लेवल पे अकाल आया, गरीबी था उस समय भयानक। ये 5 पॉइंट अगर बोला जाए कि व्हाई 1960s ईयर या डिकेड्स इज नोन एज डेंजरस डिकेड, खतरनाक दशक क्यों बोला जाता है, किसको, 60 के दशक को, तो इसके कारण को समझिएगा। कारण यह है कि यहां पर उस समय गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन, ये सब हमें देखने को मिला। ये सब अनसुलझी समस्या पहले से थी, और इसी बीच में ये 2-3-4 घटना घट गई। ये समस्या तो हम जूझ ही रहे थे इन सब चीजों से। ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्रीय विभाजन खत्म कर दिए या फिर असमानता खत्म हो गया, गरीबी खत्म हो गया, नहीं, ये तो चल रहा है, ये तो ब्रैकेट में चल ही रहा है। ऊपर से कई प्रॉब्लम होते शुरू हो गए, और इसी के विफलता की वजह से ये साल जो है क्या बन गया, वन ऑफ द डेंजरस डिकेड्स ऑफ इंडिया का सबसे खतरनाक दशक में से एक ये दशक है। खतरनाक दशक में से एक बोलने से अच्छा है खतरनाक दशक ही है, उससे खतरनाक अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, फिर 1920 वगैरह 22 में अभी जो कोरोना वगैरह कोविड आए, तो ये इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, तो इसलिए इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना सिर्फ नहीं होगा। वही बात हो गया कि व्हेन नेहरू पास्ड अवे, कांग्रेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फाउंड दैट देयर वाज अ कंसेंसस ऑफ द फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि सब लोगों ने किनके फेवर में सहमति जताई, लाल बहादुर शास्त्री का, जो जिक्र हो चुका है अभी तक में, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 1964 से दुर्भाग्य है कि ये लंबे समय तक चल नहीं पाए। कहा जाता है कि 1966 से तक, 64 से लेकर 66 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। अब इनके पूछ दिया जाए कि उनके कार्यकाल में, किनके कार्यकाल में, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 3 प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां थी उनके समय में, किनके समय में, लाल बहादुर शास्त्री के समय में। तो तुमको पता होगा कि 1962 में लड़ाई हुआ था, किसके साथ, चीन के साथ। तो अभी इससे उभरे नहीं थे, अभी उभरना था, उभर रहे थे। मतलब ये उभरने का मतलब समझो, कोई जब वॉर हार गया तो वॉर हारने का कारण कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई तो डिफॉल्ट था, कहीं ना कहीं बीच में समस्याएं थी, हम उसको ठीक कर रहे थे, क्योंकि उसमें भारत की सबसे बड़ी समस्या सैनिक थी।
जो जिस पे हम लोगों ने पहले काम नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो शुरू से ही सॉफ्ट पॉलिसी रही है। तो सॉफ्ट पॉलिसी की वजह से हमने कभी हार्ड पॉलिसी की तरफ देखा ही नहीं। जब हार्ड पॉलिसी बनाते तब ना हम पहले से सैनिक को मजबूत करके रखते हैं। हमारा सॉफ्ट पॉलिसी था, हमारे लिए सैनिकों का ज्यादा मजबूत करना ज्यादा जरूरी नहीं था, क्योंकि हम बगल वाले देशों को दोस्त मान के चलते थे, बाकी बाहरी देशों से कोई दुश्मनी था नहीं, इसलिए हमने उस सैनिकों पे उतना इन्वेस्ट पैसा खर्च नहीं किया। अब हमें लगा कि जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। इसलिए सबसे बड़ा समस्या ये, उसी समय एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, खाद्य संकट आ गया। अभी जस्ट हम इसी पे बात कर रहे थे कि सीरियस फूड क्राइसिस आ गया, जबरदस्त लेवल पे क्राइसिस आ गया। और तीसरा हो गया कि 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। उसी अगले साल, मतलब 64 में मरने के बाद उनके अगले साल ही भारत और पाकिस्तान। तो ये तीनों चैलेंज किनको फेस करना पड़ा, लाल बहादुर शास्त्री को। इन्होंने इस सारे समस्याओं से निपटने की सारी जितनी भी एक तरीके से उपाय था उन्होंने दिया, और इससे निपटने का उन्होंने काफी बेहतर तरीका भी अपनाया। इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार भी किया। लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है, चुनौती आना बड़ी बात नहीं है, स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। ये इतने सिंपल ऑनेस्ट व्यक्ति थे, इनके सामने इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस। अगर कोई मतलब गंभीर व्यक्ति या गंभीर नेता नहीं होता तो शायद भारत की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन ये एक गंभीर, एक सुलझे हुए व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारी समस्याओं को इजीली टैकल किया। समस्याएं हुई, नो डाउट, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए जो चुनौतियां था उसको एक्सेप्ट किया। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि अगले ही साल 66 में, 65 की लड़ाई के बाद, पता होगा कि ये गए हुए थे ताशकंद। इस पे 1000 बार जिक्र हो चुका है, ये ताशकंद गए हुए थे। और इस ताशकंद में बुलाने वाला देश कौन था, यूएसएसआर ने बुलावा दिया था। और ये ताशकंद गए हुए थे जो इंडिया और कौन, पाकिस्तान को लेकर के जो वॉर चला था, उस वॉर को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये वहां पे गए हुए थे। ये सब बच्चे वाली बात है, कोई खास बात है नहीं। लेकिन 66 में उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट में आता है कि फिर कांग्रेस को एक डायलेमा फेस करना पड़ गया, यानी कांग्रेस के सामने फिर एक चैलेंज आ गया कि फिर अब कौन प्रधानमंत्री। इसलिए अब चलते हैं फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। द कांग्रेस फेस चैलेंज टू पॉलिटिकल सक्सेशन ऑफ द सेकेंड टाइम ऑफ 2 years, यानी कि 2 ही साल में, यानी 64 के बाद लगे हाथ आ गया कौन, 66। 64 में डेथ हुआ किनका, नेहरू जी का। 65 चला, ठीक है, फिर एक अगला साल आ गया कौन, 66, यानी 2 साल में 2 प्रधानमंत्री, 2 साल के अंतराल में 2 प्रधानमंत्री, 64 और 66। एक मई में मरे, एक जनवरी में मर गए, तो ज्यादा लंबा तो गैप हुआ भी नहीं, 1.5 साल, पौने 2 साल, पौने 2 साल के आसपास। अब आ गया कि अब इस समय कौन थे कंपिटिटर, कौन थे इस बार कंपिटिटर थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहले वाले में भी थे, लेकिन उस समय चूंकि लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में इतना वोट गिरा कि इनका दूर दूर तक कहीं, है ना, नाम निशान नहीं रहा। लेकिन इस बार थोड़ा सा टक्कर था, और टक्कर था 2 व्यक्ति के बीच में। एक उसके सबसे पुराने, सबसे बेहतर एक लीडर में से एक कौन, मोरारजी देसाई, और एक कौन, इंदिरा गांधी। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने ज्यादातर भरोसा, विश्वास, जो बोलना चाहो वो किस पर बनाया, वो विश्वास भरोसा बनाया इंदिरा गांधी पे। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को हराए कौन, इंदिरा गांधी। और कहा भी जाता है कि जो एक वहां पर मैक्सिमम, एक तरीके से यूं समझ लो कि सॉरी 2/3 ऑफ दिस पार्टीज ऑफ एमपीएस। एमपीएस का मतलब जो मैक्सिमम पार्टी से सीट था, या जो ज्यादातर व्यक्ति थे, 1/2 कहा भी जाता है कि लोगों ने क्या किया, वोट डाला किनको, किनको, इंदिरा गांधी को। कुल मिलाकर के अगर इसको समझो एक लाइन में, तो इंदिरा गांधी की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हुआ, लोगों ने भरोसा इंदिरा गांधी पे ज्यादा जताया। चलिए, यानी कि 2 हमारा कहानी खत्म हो गया। नेहरू, नेहरू के बाद शास्त्री जी, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। यहां से अब चलते हैं चौथे चुनाव की तरफ, क्योंकि देखो, पहला चुनाव 52, दूसरा चुनाव 57, तीसरा चुनाव 62 और 5वां चुनाव 67। उनके बनने के बाद अगले साल ही चुनाव था 1967 में। सवाल दे दे कि चौथा आम चुनाव कब हुआ। चौथा आम चुनाव हुआ
1967। ये पहला ऐसा चुनाव था आजादी के बाद जो नेहरू जी के एब्सेंस में लड़ा जा रहा है चुनाव। इससे पहले नेहरू जी की डेथ हुई तो चुनाव नहीं हुआ था, पार्टी ने अपना मिलजुल के प्रधानमंत्री बना लिया, एक नहीं बल्कि दो दो प्रधानमंत्री बन गए। तो कई बच्चे सोचेंगे कि चुनाव तो पहले भी हुआ होगा, चुनाव नहीं हुआ था। जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है ना, वो क्या करता है कि अपने हिसाब से एक व्यक्ति को चुन लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझो कि अचानक मोदी जी की तबीयत खराब हो जाए, होना नहीं चाहिए, एक मतलब बता रहे हैं, बहुत सारा मान लेगा कि सरकार सर बोल रहे हैं विरोध में, मान के चलो, लेकिन अगर मोदी जी का तबीयत खराब भी हो जाता है या वो पद को छोड़ भी देते हैं तो बीजेपी के पास अभी भी सरकार चलाने की मेजोरिटी है। तो ये नहीं होगा कि सरकार गिर जाएगा, समझना है, क्योंकि उनके पास सीट इनफ है, 303 सीट है अकेले बीजेपी को 272 में, तो 303 सीट मामूली नहीं है अभी के हिसाब से देखा जाए तो बना सकती है। इसके लिए दोबारा चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब 5 साल से पहले चुनाव की आवश्यकता नहीं है। सेम वैसे ही उस समय इनफ सीट था, सबको याद आ रहा होगा, पहला सीट में 361, 364, 371, याद आ रहा होगा किसको? कांग्रेस को। 364, 371, 361 याद आ रहा होगा, अकेले कांग्रेस को आता था, जो कि नेशनल लेवल पे सरकार बनाने लायक इनफ सीट था। उठा लो उसको, डब्बा को पानी पिया उसमें गिरा दे रहा, फिर उसको छोड़ दिया, उठाओ उसको पहले, चलो उठाओ। अब ऊपर बोतल उबलाल का भेजवे नहीं करेंगे, गौर करो। नेक्स्ट है क्या कहा गया, जरा गौर करो। लिखा है कि पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज दैट डिवीजन ऑफ देयर वोट कीप द कांग्रेस इन पावर। कांग्रेस के विरोधी दल को लग रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था, उसको ऐसा एहसास था कि उनके वोटों के विभाजन से कांग्रेस का सत्ता में बनाए रखना बन तो सकता है लेकिन कमजोर हो रही है। कौन? कांग्रेस। ऐसा विरोधी सोच रहे हैं। इसलिए जो पार्टी अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं में पूरी तरह से अलग और असमान थी, उन्होंने कुछ राज्यों में कांग्रेस के विरोधी मोर्चा बनाने में एकजुट होकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में पूरी तरीके से क्या किया, समायोजन करने का काम किया। मतलब समझो, कांग्रेस धीरे धीरे थोड़ा सा रीजनल लेवल पे कमजोर होते जा रही थी। नेशनल लेवल पे पार्टी थी लेकिन रीजनल लेवल पे अभी भी कमजोर हो रही। तो इससे पहली बार विपक्ष को लगा कि अब चुनाव में थोड़ा सा टक्कर हो सकता है, जो अभी तक उनके समय में, खासकर किनके समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ऐसा नहीं हुआ था। अब लग रहा है कि नेहरू जी की चूंकि डेथ हो गई, नेहरू जी की पॉलिसी को लेकर के भी थोड़ा कांग्रेस ज्यादा दिन तक ढो नहीं पा रहा था, अपनी पॉलिसी बना रही थी। और नेहरू जी की पॉलिसी जो उस समय कहा जाता है कि ऐसी थी कि सारे पार्टियों को जोड़ के वो चलते थे, ऐसा कोई जगह नहीं देते थे जिससे दूसरा पार्टी कोई राइज कर सके। लेकिन उनकी डेथ हो जाती है तो कई ऐसे बीच में होल बन जाते हैं पार्टी के अंदर, जिससे लगता है कि विपक्ष को भी मौका मिल सकता है। जैसे अभी खास करके देखो मोरारजी देसाई को जब वोट नहीं मिला तो इनके अंदर भी एक तीस रहा होगा कि बताओ, इतना दिन हमने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, कांग्रेस को इतना वोट दिया, कांग्रेस को इतना हमने समर्पण दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नहीं चुना गया। तो कहीं ना कहीं एक मामला बन सकता है कि कांग्रेस के विरोध में आवाज उठा सकते हैं। और 69 में तो साफ साफ उठ भी गया आवाज, क्योंकि 69 में चुनाव था किसका? प्रेसिडेंट का, और उस प्रेसिडेंट के चुनाव में मामला साफ साफ दिख गया। तो खैर अभी उतना दूर अभी नहीं जाना है, अभी समझना है कौन सा चुनाव, 1967। ये चौथा आम चुनाव है। कौन आम चुनाव? फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1960। अब ऐसा पहला बार, ऐसा अगर पूछ दिया जाए कि कौन से चुनाव में पहली बार किस चुनाव में बिना नेहरू जी का चुनाव लड़ा गया? 1967 का चुनाव पहली बार नेहरू जी के एब्सेंस में लड़ा गया। हालांकि नेहरू जी से बाद दो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नेहरू जी के एब्सेंस में पहला आम चुनाव कब हुआ? चौथा आम चुनाव 1967 में। अगले पॉइंट की तरफ चलोगे तो लिखा होगा कि इलेक्शंस वर्डिक्ट देखते हैं, नतीजा क्या निकला। चुनाव हो गया, इनके एब्सेंस में चुनाव हो गया, नतीजा क्या निकला जरा गौर करो। नतीजा यह निकला कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरी तरीके से दिक्कत नहीं बोला जा सकता। दिक्कत हुआ जो पहले 360-70 सीट आया करता था, जो 360-70 सीट आया करता था वो 300 के अंदर लिपट गया। नो डाउट ऐसा हुआ। नतीजे में कांग्रेस को राष्ट्रीय और दोनों स्तर पे झटका लग गया। कई राज्य में सरकार छीन गई इनसे, कई राज्यों में इनके हाथों से सरकार चली गई। जबकि इतिहास याद करो कि लगभग सारे राज्यों में उस समय तक सरकार बना करती थी किसकी? कांग्रेस की। तो बोला जाए कि कांग्रेस का पतन होना शुरू कब से हो गया? और यही वो साल है जिसका अभी एक चर्चा हो रहा है, शायद तुम लोग जानता भी होगा, एक देश एक चुनाव, सुन रहा होगा, वन नेशन
वन इलेक्शन, यहीं से कोलैप्स हो रहा है, यहीं से। नहीं तो अभी तक चुनाव, तुमसे पूछा जाए कि कब के बाद से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा चल रही थी वो खत्म हो गई, ये 1967 के बाद ही खत्म हो गया, यहीं से खत्म हो गया। अब जो चुनाव होने लग गया, हर राज्यों में अलग अलग चुनाव होने, क्योंकि आप बताओ देश में, राज्य में अलग अलग, कई राज्यों में सरकार बन गई, कई बार सरकार बीच में टूट गई, कई बार सरकार गिर गई, फिर दोबारा चुनाव हुआ। तो क्या देश के साथ चुनाव हो रहा है कि अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया? और अभी तक क्या था, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे चुनाव क्या होता था, एक ही बार होता था। इस चुनाव को बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन? साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये चल रहा था, तो इसमें झटका क्या लगा किसको? कांग्रेस को, कि नेशनल लेवल पे भी नो डाउट सरकार बना है, दिमाग बैठा लो इस बात को, नो डाउट इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी बनी है, लेकिन जो एक दबदबा था वो खत्म हो गया। कहां पे सीट आता था, कितना बताओ? 370, वो 285 पे निपट रहा है। अप्रॉक्स में 70, 80, 90 सीटों का झटका लगा। मामूली बात नहीं था, कई जगहों पर बहुत कम मार्जिन से जीत पाई, और भी अलायंस था तो सरकार बच पाई, कई पार्टियों का गठबंधन था तो चला पाए। कुल मिलाकर के ये रहा कि कांग्रेस बहुमत हासिल करने में कामयाब तो रही, लेकिन जो 1952 के बाद वोटों की हिस्सेदारी थी वो कम हो गई। पूछा जाए कांग्रेस को सबसे पहली बार सबसे कम वोट कब मिला? 1967 में मिला। इसी समय के बाद कई क्षेत्रीय दल का उदय हुआ, यहीं से कई रीजनल पार्टी आना शुरू हो गया, क्योंकि पहली बार नेशनल लेवल पे रोहित को खड़े कर दो। रोहित जिंदा है? तबीयत खराब है? क्वालिटी नहीं है तुम्हारा क्या रोहित? तबीयत खराब है क्या? ना ना, तबीयत खराब है क्या रोहित? तबीयत खराब, थोड़ा घूम लो बाहर। देखो यहीं से क्या हो गया कि पहली बार रीजनल पार्टी का उदय हुआ, रीजनल पार्टी का उदय हुआ। और ये रीजनल पार्टी में जो उदय हुआ पार्टी वो कौन था? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, जिसको बोलते हो डीएमके। ये साउथ में पार्टी राइज किया, और साउथ में तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में स्पष्ट बहुमत भी हासिल किया। यानी उस समय कई राज्यों में कांग्रेस की सीट तो आई, लेकिन हाँ, एक राज्य में पूरी तरीके से स्पष्ट बहुमत ला करके, कई राज्यों में, ध्यान सुनना इस बात को रिपीट कर देने, कई राज्यों में सरकार खत्म हो गई, लेकिन उस राज्य में जो सरकार खत्म हुआ, अकेले कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया था, कई पार्टी आपस में मिलकर बने, लेकिन एक राज्य था कौन? तमिलनाडु। एक पार्टी थी कौन? डीएमके। कौन पार्टी? डीएमके, जिसने सरकार बनाई। इसका नाम इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए ये नाम है डीएमके। एकमात्र उस समय कांग्रेस के बाद ये पार्टी बनी थी जिसने पूर्णतः अपने बदौलत सरकार बनाई। ठीक है, कौन पार्टी बताओ? डीएमके। यानी कांग्रेस को तो स्पष्ट बहुमत कई जगहों से था, और हमेशा से स्पष्ट बहुमत ही मिल रहा था, लेकिन पहली बार किसी अदर पार्टी को स्पष्ट बहुमत अगर मिला तो वो पार्टी कौन थी? डीएमके थी। साउथ में पार्टी है, आज देखो डीएमके बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, डीएमके एआईडीएमके, है ना। अभी साउथ में देखोगे डीएमके का कितना बड़ा क्रेज हो गया, साउथ में डीएमके एआईडीएमके इसी सब का चल ही रहा है। अब क्या हो गया कि ये एक ऐसा पहला बार था, क्या लिखा है देखो, लाइन सुन लो, ये पहली बार ऐसा था जब किसी गैर कांग्रेस पार्टी ने किसी राज्य में अपना बहुमत लाया। देखो बहुमत लाना, सरकार बनाना दो अलग बात है। सरकार आप दो पार्टी मिलकर भी बना सकते हो, जिसको बोलते हो अलायंस गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। एक होता है मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी, यानी खुद अपने बदल, जैसे बिहार में आ जाओ, बिहार में लंबे समय से किसी एक पार्टी ने सरकार नहीं बनाया, कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है लंबे समय से। जैसे यूपी में जाओगे तभी चल रहा है पूर्णतः गठबंधन, पूर्णतः सरकार बना के चल रही है कौन? बीजेपी। कई राज्यों में आज के समय में क्या हो गया कि मैक्सिमम राज्यों में क्या करना पड़ रहा है? अलायंस करना पड़ रहा है, कोलिजन करना पड़ रहा है। तो पहली बार अगर किसी ने बिना कोलिजन का, कांग्रेस के बाद अगर किसी ने पार्टी में सरकार बनाई या किसी राज्य में सरकार बनाई, तो वो पार्टी कौन थी? डीएमके। याद रख लेना, डीएमके। इसलिए लिखा हुआ पहली बार जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने किसी राज्य में क्या किया? बहुमत हासिल किया। यानी दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर ऑफ मेजॉरिटी इट्स ऑन इन एनी स्टेट। इन दिस लेट 8 स्टेट्स, कई राज्यों में तो इसकी सरकार भी खत्म हो गई, इसको साथ ये जोड़ लेना। 8 राज्यों में विभिन्न कांग्रेसी दलों के गठबंधन का सरकार बना। कांग्रेस की सरकार 8 राज्यों में खत्म, प्लस एक राज्य कौन?
तमिलनाडु में पैक हो गया, उसको उठा दो, उठ जाओ। तब तब कहेगा कि खाली पॉलिटी हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, ऐसा बोलता है कि हमको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत तो बोलो हमसे दिक्कत है सीधा। बाकी दो ही सब्जेक्ट बच रहा है, ज्योग्राफी या पॉलिटी, जो हम ही पढ़ाते हैं। तुम सीधा बोलो कि सर आपसे हमको दिक्कत है, सूत रहा है, जा रे बेहुदा, जाओ फूक क्या जाओ एक बार, चलिए आइए। तो पहली बार जो है तो 8 1 9 राज्य हो गया है ना। ये 8 राज्यों में जो सरकार बनी वो गठबंधन के साथ बनी, और एक राज्य में बिना गठबंधन का पूर्णतः बहुमत के साथ बना। क्लियर। और जो पार्टी बनी उसका नाम क्या था, डीएमके था। अभी तक के अगर टॉपिक को देखो कोई खास बात नहीं है। डेथ हुआ नेहरू जी का, शास्त्री जी बने, शास्त्री जी का डेथ हुआ, इंदिरा गांधी बनी, 67 में चौथा आम चुनाव हुआ, कांग्रेस को झटका लगा, बस इतना लाइन था। एक सवाल बस सिंपल सा उसमें आया था कि लाल बहादुर शास्त्री के समय में भारत में क्या क्या चुनौतियां थी, कौन कौन सा भारत चुनौती फेस कर रहा था, और एक डेंजरस डिकेड किसको कहा जाता है। डेंजरस डिकेड 1960 के दशक को, और उनके समय समस्याएं थी भारत पाकिस्तान का लड़ाई, भारत चाइना का लड़ाई, और देश में खाद्यान्न संकट। अच्छा, उसी खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए और क्या नाम है, एक तरीके से जवानों को जो है बढ़ावा देने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया, क्योंकि खाद्यान्न संकट था तो किसानों के साथ समस्याएं थी, और भारत दो वॉर लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे भी, फ्रंट लाइन पे भी हम कमजोर थे। तो इन दोनों का मनोबल बढ़ाने के लिए 1965 में ही किनके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा प्रचार प्रसार के दौरान रैली कर रहे थे, उसी में 1965 में उन्होंने रामलीला मैदान जो था दिल्ली में, उन्होंने वहीं पर एक स्लोगन दिया था, कौन सा, जय जवान जय किसान। बाकी अभी तक कोई बात है नहीं। एक राज्य जहां पर कांग्रेस को हरा करके पूर्णतः सरकार बनाई गई वो कौन था, तमिलनाडु, पार्टी का नाम डीएमके। आइए अगला, सिंस द नो सिंगल पार्टी, इसका मतलब फिर वही लाइन को दिया गया। अब कौन कौन सा गठबंधन बना, जरा उसका गौर करिए। लिखा है कि चूंकि किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए विभिन्न गैर कांग्रेसी साथ मिल करके संयुक्त विधायी दल बनाई, जिसे हिंदी में आओगे तो संयुक्त विधायक दल कहा जाता है। यानी कई विधायकों ने मिलकर आपस में गठबंधन किया, जिसने गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया, और इन्हीं सरकार को एसवीडी सरकार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एसवीडी सरकार। यानी कि ये एक ऐसी सरकार बनी है जिसको बोलते हैं संयुक्त विधायक दल, एसवीडी। यानी इसमें कई पार्टी, हर राज्य में अलग अलग। अब ये मत इसमें कंफ्यूज हो जाना, एसवीडी मतलब कोई एक पार्टी नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी ने गठबंधन किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी ने गठबंधन किया। उतना डील नहीं, डिटेल जाना है, इतना खाली समझ लो कि हर राज्य में जो 8 राज्यों में सरकार बनी, उस 8 राज्यों में सरकार को किसी एक पार्टी ने मेजोरिटी के साथ नहीं बनाया। टोटल 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना, उसमें से एक राज्य ऐसा था जिसमें पूर्णतः बहुमत नहीं मिला, पूर्णतः बहुमत के साथ बना लिया कौन, डीएमके। बाकी जो 8 राज्य थे वहां पर सरकार बनी, लेकिन कैसा, गठबंधन, और एक ही पार्टी गठबंधन नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो रहा था और कई पार्टी का हो चुका था। अगले पॉइंट में चलोगे तो एक बात करते हैं हम लोग, उसी समय से एक कहानी प्रचलित हो गया, कौन सा, डिफेक्शन। डिफेक्शन किसको बोला जाता है, इसको लेकर के बाद में एक लॉ भी बना जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ। किसको बोला जाता है डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीत गया और उसे कोई ऑफर मिल गया। ऑफर हो सकता है 2 तरीके का, एक ऑफर कैश, एक ऑफर पावर, कि आ जाओ मंत्री बना देंगे, एक होगा कि कैश दे देंगे। तो जो नेता को लगता है कि कैश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये डील टेबल के पीछे होता है। ये नहीं कि सामने में, जनता के सामने में फलानमा को ऑफर दे रहे हैं 2 करोड़ में, अगर आएगा देख लो आ जाए। तो पहले थोड़ा सा ओपनली चलता भी था, तो खैर नहीं, लेकिन उस समय वो ओपनली नहीं होता था, चुपके से तार लिखा गया, चिट्ठी लिखा गया, उसमें चिट्ठी तार ही था। अभी के जैसे नहीं ना, कॉल तुरंत मैसेज छोड़ दिया कि आ जाओ फलाना जगह पे मिल लेना है, मिल लिया, डील दे दिया, चेक थमा दिया कि जितना तुमको भरने का मन होगा भर लेना, हमको फोन कर देना, है ना। पहले था ऐसा, आज ऐसा नहीं। आज क्या है,
आज थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। सीधा सीधा आज क्या करता है कि 50 विधायक को धरा, एक होटल में बंद कर दिया। अभी के समय में अब यही होता है, होटल हमारे विधायक कहां से गायब है, बोलो पैसा दोगे तो हम 50 को छोड़ेंगे। तो बोला ठीक है दे रहे हैं, तो चल ठीक है देखो मिल जाओ। पार्टी टूट करके 50 को उसमें 50 को उसमें, और देखता कि जैसे छोड़ देगा मान लो विधायक को, तो कोई किसी मिल जाएगा, सबको धर के पकड़ के रख देता है कि तुम रुका रहो सब यहीं पे, फोन उन सब सीज कर लेता है, हम बोलेंगे तब चलना है। आज के समय पार्टी थोड़ा सा रूडली ज्यादा हो गया है। आज के समय में पार्टी सिर्फ अपने मैनिफेस्टो को, अपने प्रोग्राम को ऊपर रखता है, पार्टी के अंदर लीडरों का कोई महत्व नहीं रह गया। पहले क्या था कि पार्टी के अंदर अगर कोई लीडर लगता है कि कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं, कुछ अच्छी बातें अपना रख सकते हैं, तो रखते थे। आज के समय में ऐसा नहीं रह गया। तो डिफेक्शन उस समय हुआ करता था, इसी को लेके कानून भी बना, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको बोलते हैं दल बदल कानून। डिफेक्शन में क्या होता था कि दल बदल का मतलब होता था कि कोई एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो व्यक्ति कहीं चुन करके आया है और उस पार्टी को छोड़ देता हो। मान के चलो कि एक व्यक्ति कहीं पे, पटना का एग्जांपल ले लो, सपोज करो कि ए व्यक्ति कोई था जिसने पटना में चुनाव लड़ा, कई पार्टी है, मान के चलो कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू, बहुत सारी पार्टी है, मान के चलो गठबंधन नहीं है अभी, एक समय के लिए सोचो, और ये ए पार्टी जो था सपोज करो कि बीजेपी से, कांग्रेस से था, सोच के देखो, या बीजेपी से था, जिससे भी था। अब क्या हो गया कि नेशनल लेवल पे बीजेपी कोई सरकार बननी थी, अब उसको 5 सीट कम हो रहा था। तो जहां जहां कांग्रेस का सीट बना या जहां जहां अन्य पार्टी का सीट बना, जीता, उसको फोन करेगा कि बेकार में तू पार्टी में काहे मिला है, तुमको कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, तुमको क्या करेंगे, मिनिस्टर बना देंगे। कुत्ता बिल्ली कोई भी मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तुमको खाली मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो जो व्यक्ति कभी सोचो एमपी से ऊपर नहीं जा पाएगा, 5 साल उसको एमपी में रहना है, अब उसको मिनिस्टर का ऑफर आ जाए, जीवन में चांदी चांदी हो जाएगा पूरा। तो उसको लग जाएगा कि इससे बढ़िया है, लेकिन अब कहोगे सर इसमें दिक्कत क्या, उसका मन कर गया चेंज कर लिया। इससे दिक्कत यह है कि जनता का अपमान हुआ। अब कहोगे जनता का क्या अपमान हुआ, तो जनता ने इसको जो चुना था, वोट दिया था, वो वोट तो बीजेपी की वजह से दिया था। अब ये सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ चला गया, तो लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया गया कि यहां की जनता चाह रहा था कि हम बीजेपी को वोट दें, और वो जाकर के ज्वाइन कांग्रेस कर लिया। तो जनता का अपमान तो हुआ ही, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि खरीद बिक्री, फरेबी, इन सब का केस बहुत तेजी से बढ़ते चला गया। एक और खरीदी बिक्री होती है, एक खरीदी बिक्री होती है चुनाव से पहले सीट को लेकर, वो गलत नहीं भी है, और वो पार्टी अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसा करता भी है। अभी को ये कैसे होता होगा, इसी में पार्टी सबसे ज्यादा पैसा कमाती भी है। सबसे ज्यादा पैसा अगर पार्टी कमाती है, सीट बेचने के समय कमाती है। अब मान के चलो कि कोई सीट ऐसा है, कोई जगह ऐसा है जहां पर पता है, सब लोग जानता होगा कि यहां पर इस पार्टी का दबदबा है, सबसे ज्यादा सीट अगर कोई पार्टी, वोट अगर कोई ला सकता है तो फलाना पार्टी ला सकता है, चाहे किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, बस पार्टी के नाम से लोग वहां वोट डालेंगे, पार्टी के नाम पे वोट वहां पर पड़ेगा, व्यक्ति कोई भी हो मैटर नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हर व्यक्ति एक बार विधायक या एमपी बनने की होड़ में आ जाता है, और लेके पैसा चला गया, जो सीट देगा, जिसका सीट चाहिए, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमको खड़ा कर दीजिए। तो उसको पता है कि किसी को भी खड़ा करेंगे जीतेगा, अगला तुरंत आएगा 1 घंटा में कि हम 1.5 करोड़ दे रहे हैं, हमको दीजिए। ऐसे में बोली लगता है, जो सबसे अधिक पैसा दिया, दुर्भाग्य सोचो जनता उसको जिताए नहीं। लेकिन ऐसा क्या बोला, हाँ वो तो खैर सेकेंडरी, जनता जो तुम्हारे और सत्यम उत्तम जैसा अगर रहेगा, गुटका भी बहुत दूर की बात तोड़ कर दिया। हाँ सत्यम तुमको नहीं बोल रहे हैं, चलो सत्यम क्या है, जब तक पानी अथी नहीं होगा व्यवस्था तब तक दिक्कत है, चलो ध्यान दो। तो
क्या होता था कि ये छोड़ देता था। तो अब इससे क्या हो गया कि पार्टी का अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया, जनता का अपमान हो गया। इसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके अनुसार चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव गया था और अन्य पार्टी में शामिल हो गया। एक हमारे विधानसभा में बड़ा भयानक घटना घटा। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, पता होगा, आज से 3 साल पहले 2020 में। देखो क्यों, ये थोड़ा सा है, बात सुन लो। 2020 में वो कौन कर रहा है रे? 2020 में 243 सीट पे चुनाव हुआ था, पता होगा। कई पार्टी उसमें चुनाव लड़ी थी। उसमें एक पार्टी थी एलजेपी, नाम सुना होगा, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान। तो कई पार्टी जो है उसमें भाग लिया। एक ये भी था, ये इसका टारगेट था, हम जीते नहीं जीते लेकिन ये जेडीयू को हम डैमेज करेंगे, है ना। जहां जहां जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा हुआ वहां वहां ये भी अपना भी कैंडिडेट खड़ा किया। कहीं और जगह पे नहीं किया, जहां बीजेपी खड़ा होता तो वहां नहीं, जहां जेडीयू खड़ा होगा वहां पे खड़ा करेंगे, चाहे जैसे भी। हाँ, वोट काटना था और जेडीयू के वोट को कम करना था, परसेंटेज को कम करना था, सीट को कम करना था। शायद ये कामयाब भी हो गया। तो ये पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव को कैंडिडेट को लड़ा दिया, एक सीट मात्र जीता, सिर्फ एक सीट जीता। और वो जिस एक सीट को जीता वो मेरा विधानसभा क्षेत्र था। हम इसलिए बोल रहे हैं, सुन लो। अभी तक जो हमारे विधानसभा से, मटिहानी विधानसभा, जाके गौर कर लेना, इस विधानसभा से एक व्यक्ति था, वही जीतता था, और वो जिस पार्टी से पहले जीतता था उसका नाम था जेडीयू, है ना। एक व्यक्ति है, दबंगी टाइप का है वो भी थोड़ा सा, लेकिन काम उम जनता के बीच में करता है। अपने यहाँ तो नेता का मतलब वही ना होता है कि कमा करके कहीं से ला रहे हो, डकैती करके ला रहे हो, चोरी करके ला रहे हो, लूट के ला रहे हो, मतलब नहीं है। जनता को 2 वक्त का खाना खिला दो, जनता को बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवा दो, सबसे बढ़िया नेता वही होता है। अपने यहाँ ऐसा मानते हैं। बाकी तुमको कहेगा कि नहीं तो लूट के ला रहे, हमको क्या मतलब है उससे, हमको खिला तो दिया। हम गए फलाना जी के नेता के घर पे, हमको पूछे खाना के लिए, खिलाए भी। ऐसा नेता कौन होगा? पैसा भी दिए, हाँ, आने टाइम में 500 रुपये दिए, भाड़ा भी दिए, सुना होगा। और लोगों के नजर में वैसे नेता हीरो बन जाते हैं। सोच के देखो हमारी सोच कितनी बड़ी लेवल पे है। खैर जाने दो, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। तो लोगों ने जेडीयू के खिलाफ जा करके वोट एलजेपी को कर दिया। एलजेपी को, चिराग पासवान का एक व्यक्ति था, लीडर था, और हालांकि वो जिस व्यक्ति को जिताया था वो लोकल व्यक्ति ही था, और उसके फादर वगैरह जो थे उस समय के बहुत बड़े दबंग रहे थे, उनके फादर। एक और केस बता दे रहे हैं, गूगल सर्च कर लेना। भारत में पहली बार बूथ वगैरह का जो कैप्चरिंग और चोरी, बूथ समझता, जहां लोग वोट डाले, उसको कैप्चरिंग करने वाला भी पहला मटिहानी है था, हमारा ही विधानसभा था पूरे भारत में। हाँ, अब छीछी क्या, जो सच है वो बता रहे हैं, अब गलत। तो वही उस समय इसी के फादर के समय में ऐसा हुआ था। तो लोगों ने इसको वोट दे दिया। देखो अब देखो ना थोड़ा सा, अब क्या हुआ, क्या लोगों ने इसके खिलाफ वोट डाला, यानी वोट लोग एलजेपी को दिया। 6 महीना के अंदर ही, 5 महीना के अंदर ही, यही व्यक्ति जो एलजेपी में था, पूरे बिहार में एक ही सीट ही था, इसको लग रहा था कि हम जा रहे हैं, कोना में बैठ रहे हैं, हमारा ना कोई देखे वाला है ना पूछे वाला है, ये भी जाके जेडीयू ज्वाइन कर लिया, जेडीयू ज्वाइन कर लिया। अब सोचो, जनता का अपमान हो गया। अब सब लोग गाली दे रहे हैं, बेकार साला को बना दिया, तो रस बढ़िया फलन में को बनाता तुम। एंटी डिफेक्शन लॉ देखो क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि जब मान के चलो कि जनता ने समर्थन नहीं किया, मतलब विरोध नहीं किया, या फिर ये व्यक्ति पार्टी को बदल करके इसमें आ गया, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब एंटी डिफेक्शन वगैरह नहीं लगता है। हालांकि लग सकता है, जनता का अपमान हुआ है, लेकिन जब डैमेज हो जाता ना सरकार, तो ये केस चल सकता था। चलिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है समझ लो। हाँ, तो डिफेक्शन से क्या हो गया, सरकार बन गई, तो एंटी डिफेक्शन ला दिया गया ताकि सरकार बदला बदली ना कर सके। इसी को लेकर के ये पहले होता था। 1967 के चुनाव के बाद राजनीति में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि राज्यों में सरकार बनने और बिगड़ने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती थी। किनका? दल बदल का। सुबह आया फलानमा तो उसमें चला गया, शाम में गया उसमें चला गया, आया राम गया राम, वहीं से स्लोगन भी आया, है ना। देखिए, एक है व्यक्ति का नाम, आफ्टर द 1967 का चुनाव में जनरल इलेक्शन हुआ, ब्रेक अवे द कांग्रेस लेजिस्लेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ 3 स्टेट। जरा गौर करना,
67 के आम चुनाव के बाद टूटे हुए कांग्रेस के विधायकों ने 3 राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश और कहां उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी 67 के चुनाव के बाद 3 राज्यों का जो बात अभी कर रहा है, हालांकि कई 8 राज्य थे, लेकिन उसमें 3 राज्य का भी तुमको जो बात कर रहा है वहां पर एंटी डिफेक्शन को लेकर के बात है, जरा गौर कर लेना। क्या लिखा है कि 67 के आम चुनाव के बाद टूटे हुए कांग्रेस विधायकों ने 3 राज्य, कौन कौन, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कौन सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार। और ये जो हुआ ना, ये जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ दल बदल की वजह से हुआ। कई पार्टी कांग्रेस वाले भी छोड़ के चले आए, जो पहले कांग्रेस में थे वो कांग्रेस को छोड़ करके मतलब वो गैर कांग्रेसी को पकड़ लिए, और कई जो गैर कांग्रेसी थे वो कांग्रेस में चले गए। ऐसा चलते रहा। और इसी में एक व्यक्ति थे, कौन, गया राम थे, है ना, व्यक्ति थे, पता होना चाहिए। इसी में एक स्लोगन आया, आया राम और गया राम। वो 3 मतलब एक दिन में ही, है ना, 3 बार पार्टी बदल लिए। सुबह कहीं और का नाश्ता हुआ, दोपहर में कहीं और वो लंच किए, शाम में डिनर, स्नैक्स कहीं और हुआ, है ना। तो इसी वजह से ये स्लोगन चला। अब ये लगता है तुमको कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी। एक सवाल अभी लिख लो, फिर आगे चलते हैं। एक सवाल पहले बना लो, हालांकि पॉइंट अब नहीं होगा, यहीं तक है। सिर्फ एक सवाल कर लो, सवाल यही है। ये एक पहला लिख लो, खतरनाक दशक 1960 दशक को क्यों कहा जाता है? एक सवाल। Why 1960s decade known as dangerous decade? Why 1960s decade is known as dangerous decades? एक क्लास और लगेगा, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। और दूसरा, why 1960s election known as, sorry, 1960s decade known as dangerous decade? कर लिया ना? मतलब 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर दूसरा, what were challenges faced by लाल बहादुर शास्त्री from 1964 to 1966, from 1964 to 1966। लिखो, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1964 से 66 तक, 1964 से 66 तक किन 3 चुनौतियों को सामना करना पड़ा था? किन 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, अगले क्लास में इसको कर लेते हैं। सेवा आज का बंद, आज कल दे देंगे।